वेलकम टू बिहार मैटर्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जी बिल्कुल। ये हमारी बिहार पॉलिटी मास्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है और आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में। हाँ, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राइट। और अगर आप बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पॉलिटिक का ये वो हिस्सा है जो सतह पर बहुत सरल दिखता है। मतलब सबको लगता है कि मुख्यमंत्री के बारे में तो हमें सब पता ही है। हाँ, रोज ही अखबारों में पढ़ते हैं। एग्जैक्टली लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो कई धारणाएं टूटती हैं। एग्जाम के नजरिए से मतलब जो आयोग सवाल पूछता है ना, वो बिल्कुल अलग स्तर के होते हैं। इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए हम तकनीकी शब्दों का अंग्रेजी में भी इस्तेमाल करते रहेंगे ताकि किसी को दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल। राज्य की कार्यपालिका या कहें कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है, ये समझना सबसे जरूरी है। असली शक्ति किसके पास होती है और कागजों पर शक्ति किसके पास होती है, इसके बीच एक बहुत बड़ा फासला है। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी ढांचे से शुरुआत करते हैं। जब हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो दो पद, मतलब दो सबसे बड़े पद हमेशा चर्चा में रहते हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। हाँ, सीएम और गवर्नर। राइट। तो जो हमारे सोर्सेज हैं वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मुख्यमंत्री डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब डी फैक्टो यानी वास्तविक प्रमुख। हाँ, जबकि राज्यपाल डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव होता है, यानी नाम मात्र का प्रमुख। बिल्कुल सही, डी जोरे। अब मेरा एक विश्लेषणात्मक सवाल है यहाँ पर। बीपीएससी अक्सर इस अंतर को, मतलब डी फैक्टो और डी ज्यूरे वाले अंतर को अप्रत्यक्ष रूप से क्यों पूछता है? क्योंकि यही संसदीय प्रणाली का मूल है। हाँ, और अगर मैं इसे रोजमर्रा की भाषा में समझाऊं तो राज्य सरकार एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह है ना? जी, एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। हाँ, तो राज्यपाल उस कंपनी के चेयरमैन हैं, मतलब जिनके नाम पर कंपनी के सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री उस कंपनी के सीईओ हैं। एग्जैक्टली, सीईओ। असली काम नीतियां बनाना और कंपनी को चलाना सीईओ के ही हाथ में है। बिल्कुल, और ये कॉर्पोरेट एनालॉजी इसे समझने का बेहतरीन तरीका है। और देखिए, ये जो ढांचा है ना, ये ऐसी संयोग से नहीं बन गया। हाँ, संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि भारत ने वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली को अपनाया है। वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम। राइट। हमारे इतिहास को देखते हुए संविधान बनाने वाले ये कभी नहीं चाहते थे कि सत्ता की पूरी ताकत मतलब किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाए। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने शक्तियों को बांट दिया, मतलब एक बैलेंस बना दिया। जी डी जोरे का मतलब है कानून की नजर में। जी। संविधान कहता है कि राज्य की सारी कार्यपालक शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स, राज्यपाल के पास हैं। राइट। लेकिन क्योंकि हम एक लोकतंत्र हैं, इसलिए असली ताकत उन लोगों के पास होनी चाहिए जिन्हें जनता ने चुना है। हाँ, सीधे तौर पर। बिल्कुल। और यही डी फैक्टो यानी वास्तविकता सामने आती है, जहां मुख्यमंत्री और उनकी टीम उन शक्तियों का असल में इस्तेमाल करती है। अच्छा, रुको, मुझे यहाँ आपको टोकने दीजिए। जी बताइए। आप कह रही हैं कि असली ताकत चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। हाँ। और हम अक्सर पढ़ते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 164, आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। बिल्कुल, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। लेकिन असल जिंदगी में तो हम यानी आम जनता चुनाव के दिन लंबी लाइनों में लगकर मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर वोट देते हैं ना। हाँ, व्यवहार में ऐसा ही लगता है। तो फिर ये नियुक्ति कैसे हुई? ये तो एक तरह से सीधा चुनाव हुआ ना। मुझे लगता है छात्र यहीं सबसे ज्यादा गलती करते हैं। और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ी गलतफहमी, सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप पैदा होता है। अच्छा। जी, ये बहुत ही आम धारणा है कि हम मुख्यमंत्री चुनते हैं, लेकिन तकनीकी और संवैधानिक रूप से ये पूरी तरह गलत है। गलत है। बिल्कुल। जब आम चुनाव होते हैं तो जनता मुख्यमंत्री को वोट नहीं देती। जनता अपने अपने इलाके के विधायक को चुनती है, एमएलए को। अच्छा, तो हम सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि को, मतलब सिर्फ एक एमएलए को चुन रहे हैं। एकदम सही। जब चुनाव के नतीजे आते हैं तब जाकर संविधान का अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 1 तस्वीर में आता है। आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1।
राइट। जनता ने विधायक चुन लिए। अब उन विधायकों में से जिसके पास बहुमत होगा वो राज्यपाल के पास जाएगा। मतलब कोई भी खुद से सीएम नहीं बन सकता? बिल्कुल नहीं। राज्यपाल किसी को भी अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट गणित और प्रक्रिया है। और इसमें 3 अलग अलग व्यावहारिक परिदृश्य यानी 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। हाँ, वो 3 सिनेरियोज क्या हैं? पहला परिदृश्य बहुत सीधा है, स्पष्ट बहुमत या क्लियर मेजॉरिटी। क्लियर मेजॉरिटी। हाँ, मान लीजिए बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है। 122 सीटें। राइट। अगर किसी एक पार्टी को 125 सीटें मिल गईं तो खेल खत्म। उस पार्टी के विधायक अपना एक नेता चुनेंगे और राज्यपाल के पास कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें उसी नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना ही होगा। ये तो तब हुआ जब हालात बिल्कुल साफ हों। बिल्कुल। लेकिन राजनीति में हमेशा ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा रोमांचक स्थिति तब बनती है जिसे हम हंग असेंबली कहते हैं। त्रिशंकु विधानसभा। हाँ, त्रिशंकु विधानसभा। जब किसी को 122 सीटें नहीं मिली, मतलब कोई 100 पर है, कोई 80 पर, कोई 40 पर है। हाँ, ये बहुत कॉमन है आजकल। तो तब ये नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे काम करती है? त्रिशंकु विधानसभा ही वो स्थिति है जहां राज्यपाल का स्वविवेक यानी उनकी डिस्क्रेशनरी पावर असली रूप में सामने आती है। अच्छा, यहाँ वो अपना फैसला ले सकते हैं। जी। जब किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राज्यपाल को अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सी पार्टी या गठबंधन एक स्थिर सरकार दे सकता है। अक्सर वो सबसे बड़ी सिंगल पार्टी के नेता को बुलाते हैं या फिर चुनाव के बाद बने सबसे बड़े गठबंधन के नेता को। तो क्या वो सीधे मुख्यमंत्री बन जाते हैं? यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। क्या? राज्यपाल जिसे भी मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे उसे एक तय समय सीमा के भीतर, आमतौर पर 30 डेज के अंदर विधानसभा के पटल पर यानी फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करना होता है। ओहो, मतलब सिर्फ नियुक्ति पा लेना ही काफी नहीं है, आपको फ्लोर टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा। एकदम सही, फ्लोर टेस्ट मस्ट है। राइट। और तीसरा परिदृश्य होता है गठबंधन सरकार का, कोalition गवर्नमेंट, जहां चुनाव से पहले ही कई पार्टियां मिलकर लड़ती हैं। जी हाँ। अगर वो जीतते हैं तो उनके चुने हुए सर्वसम्मत नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन इन तीनों ही स्थितियों में एक बात कॉमन है, मुख्यमंत्री को विधानसभा के भीतर अपना बहुमत साबित करना ही होता है। बिल्कुल। अब यहाँ से और एक सवाल उठता है, जब आर्टिकल 163 की बात आती है, अनुच्छेद 163, तो हमारे नोट्स में एक बहुत ही भारी भरकम लाइन लिखी है। जी। क्या लाइन है? कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेंगे। एड एंड एडवाइस। हाँ, सहायता और सलाह। तो ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे मुख्यमंत्री कोई मशवरा दे रहे हैं और राज्यपाल चाहे तो उसे माने या ना माने। क्या सच में ऐसा है? नहीं, ये कानूनी भाषा का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। कैसे? संविधान में सहायता और सलाह मतलब एड एंड एडवाइस का मतलब कोई कैजुअल मशवरा नहीं है। ये एक तरह की बाध्यता है। कुछ चुनिंदा स्वविवेकी मामलों को छोड़कर राज्यपाल हर काम के लिए मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, बाउंड है। मतलब उन्हें मानना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर कैबिनेट ने फैसला कर लिया कि फलां योजना लागू करनी है तो राज्यपाल को उस पर मुहर लगानी ही पड़ती है। यही वो मैकेनिज्म है जो मुख्यमंत्री को असल ताकत देता है और राज्यपाल को सिर्फ एक रबर स्टैंप या नाम मात्र का प्रमुख बनाए रखता है। ये तो आप बहुत ही शानदार तरीके से बुना गया सिस्टम है। बिल्कुल। अब चलिए, नियुक्ति हो गई, पद संभाल लिया, तो बात आती है कार्यकाल की, टेन्योर। हाँ, ये भी एक बड़ा ट्रैप है। हाँ, हम सभी मतलब एक आम आदमी अपने दिमाग में ये मानकर चलता है कि एक बार चुनाव हो गए तो सरकार 5 साल तक चलेगी। जी। अगर कोई पूछे कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है तो 99% छात्र एग्जाम में बिना सोचे कहेंगे 5 वर्ष। और उनका जवाब वहीं गलत हो जाएगा। हाँ, अगर परीक्षा में मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूछा जाए तो क्या 5 वर्ष के विकल्प को चुनना एक एग्जाम ट्रैप है? ये 100% एक एग्जाम ट्रैप है। कैसे? तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री का कोई फिक्स्ड कार्यकाल नहीं होता। नो फिक्स्ड टेन्योर। कोई फिक्स्ड कार्यकाल नहीं। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि मुख्यमंत्री 5 साल तक कुर्सी पर बैठेगा। अच्छा, तो फिर 5 साल किसका कार्यकाल होता है? 5 साल का कार्यकाल विधानसभा का होता है। विधानसभा का। मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद सिर्फ तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक उन्हें विधानसभा का विश्वास हासिल है।
बिल्कुल, जब तक बहुमत है तब तक कुर्सी है। यानी वो जादुई आंकड़ा बिहार के संदर्भ में 122 विधायकों का समर्थन। हाँ, इसे कानूनी भाषा में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द गवर्नर कहा जाता है। प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ये शब्द बहुत बार एग्जाम में आता है। जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल जब सुबह उठें और उनका मन करे तो मुख्यमंत्री को हटा दें। हाँ, वो अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते। बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब ये है कि जब तक मुख्यमंत्री के पास 122 विधायकों का समर्थन है, तब तक राज्यपाल उन्हें छू भी नहीं सकते। राइट। लेकिन जिस दिन वो समर्थन 121 हुआ और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो मुख्यमंत्री को उसी क्षण इस्तीफा देना पड़ता है। उसी क्षण? हाँ, चाहे उन्हें कुर्सी पर बैठे हुए 4 साल हुए हों या फिर सिर्फ 4 दिन, 5 साल का कार्यकाल तय नहीं है। तो ये जो 5 साल का विचार है, ये बस एक उम्मीद है, कोई गारंटी नहीं। एकदम सही। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप 5 साल तक अपने विधायकों को एकजुट रख पाते हैं या नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर अनुच्छेद 164(2) सामने आता है। आर्टिकल 164(2) ये क्या कहता है? ये सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? जी, ये संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ है। इसका मतलब है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह काम करती है। नियम बहुत सीधा है, वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। इसे थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। जी, ये एक साथ डूबने का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री के विभाग में कोई बहुत बड़ा घोटाला सामने आता है और विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आता है, तो क्या सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी जाएगी? यही तो इस सिस्टम की खूबसूरती है। अच्छा। हाँ, अगर विपक्ष किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव ले आता है और वो प्रस्ताव विधानसभा में पास हो जाता है, तो सिर्फ उस मंत्री को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री सहित पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। पूरी सरकार को? बाप रे। बिल्कुल, क्योंकि संविधान ये मानता है कि हर मंत्री का फैसला पूरी कैबिनेट का फैसला है। ओके। अगर एक मंत्री फेल होता है तो इसका मतलब पूरी सरकार का बहुमत खत्म हो चुका है। ये सच में एक माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है कि एक व्यक्ति की गलती पूरी सरकार गिरा सकती है। जी, इसीलिए मुख्यमंत्री के लिए अपनी टीम यानी मंत्री परिषद का चुनाव करना बहुत क्रिटिकल होता है। बिल्कुल। अब चूंकि बात मंत्री परिषद की हो रही है, तो जरा इसके आकार, इसके साइज पर चर्चा करते हैं। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, पहले हम सुनते थे कि सरकारों में 80-80, 90-90 मंत्री हुआ करते थे, एक पूरी की पूरी फौज। बिल्कुल, जंबो कैबिनेट। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। हमारे नोट्स में एक 15% के नियम का जिक्र है। हाँ, द 15% रूल। ये राजनीतिक इतिहास का बहुत ही रोचक हिस्सा है। मैं भी जानना चाहूंगा, क्या 2003 से पहले मंत्रियों की संख्या की कोई संवैधानिक सीमा नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। 2003 से पहले हमारे संविधान में मंत्रियों की संख्या को लेकर कोई लिमिट नहीं थी। कोई लिमिट नहीं? नहीं। उस दौर में जंबो कैबिनेट का चलन था। जंबो कैबिनेट? हाँ, जब गठबंधन सरकारें बनती थीं, तो अलग-अलग पार्टियों के विधायकों को खुश रखने के लिए, हाँ, ताकि वो समर्थन वापस ना लें, एग्जैक्टली, उन्हें बगावत करने से रोकने के लिए थोक के भाव में मंत्री पद बांटे जाते थे। ओहो। किसी को भी बिना मतलब का विभाग देकर कैबिनेट में शामिल कर लिया जाता था। और जाहिर है हर नए मंत्री के साथ एक नया दफ्तर, सरकारी गाड़ियां, स्टाफ और भत्ते, सब कुछ। इन सब का खर्च राज्य के खजाने पर यानी टैक्स पेयर्स के पैसों पर पड़ता होगा। बिल्कुल, ये जनता के पैसे की बहुत बड़ी बर्बादी थी और इससे प्रशासनिक अस्थिरता भी आती थी। इसी को रोकने के लिए 91st संविधान संशोधन 91st अमेंडमेंट लाया गया। 2003 में 91st अमेंडमेंट, ये छात्रों को याद रखना चाहिए। जी, इसने एक बहुत ही कड़ा नियम बना दिया। क्या नियम? कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या, ध्यान दीजिएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, इंक्लूडिंग द सीएम, राइट, वो संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो अगर हम इसे गणितीय रूप से बिहार के संदर्भ में देखें, जी, कैलकुलेट करिए। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं,
अब 243 का 15% अगर निकालें तो वो लगभग 36.45 होता है। बिल्कुल। यानी बिहार में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 36 मंत्री ही हो सकते हैं। एकदम सटीक। 36 मंत्रियों का ये जो आंकड़ा है, ये छात्रों को उंगलियों पर याद होना चाहिए। मतलब ये जो 15% की सीमा है, ये कठोर संवैधानिक सीमा है। जी, ये पत्थर की लकीर है। अगर किसी छात्र ने ये मान लिया कि मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से कितने भी असीमित मंत्री बना सकता है, तो वो एक गलत धारणा है। बिल्कुल, ये एक एग्जाम ट्रैप है। हाँ, और इस मंत्री परिषद में भी अलग अलग स्तर होते हैं, लेवल्स होते हैं। जी। सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो सरकार के मुख्य निर्णयकर्ता होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। एग्जैक्टली। फिर आते हैं राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो या तो स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं या कैबिनेट मंत्रियों की मदद करते हैं। और उनके नीचे? और अंत में उप मंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, जो सिर्फ सपोर्ट के लिए होते हैं, लेकिन असली नीति निर्माता, असली पॉलिसी मेकर्स सिर्फ कैबिनेट होती है। तो ये 15% का नियम असल में लोकतंत्र को दिवालिया होने से बचाने का एक मैकेनिज्म था। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब मुख्यमंत्री की शक्तियों की ओर मुड़ते हैं। पावर्स ऑफ सीएम। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री विभागों का बंटवारा करता है, बजट की रूपरेखा तय करता है जी, और विधानसभा को भंग करने की सलाह भी दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। लेकिन हमारे नोट्स में एक बहुत ही खास अनुच्छेद का जिक्र है, अनुच्छेद 167, आर्टिकल 167। जी, इसे सिर्फ एक शक्ति नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य यानी ड्यूटी बताया गया है। हाँ, अनुच्छेद 167 असल में संविधान निर्माताओं का एक मास्टर स्ट्रोक है। वो कैसे? इसे आप एक एंटी रोग मैकेनिज्म कह सकते हैं। एंटी रोग? जी, ये सुनिश्चित करता है कि मुख्यमंत्री किसी भी तरह से एक तानाशाह यानी डिक्टेटर न बन जाए। ओके। इस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एक लिंक का काम करता है, एक ब्रिज का। किसके बीच? मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच। मुख्यमंत्री की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो सरकार के सभी फैसलों की जानकारी, प्रशासन के कामों की जानकारी राज्यपाल को दे। मतलब मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर सकता कि कोई बड़ा फैसला ले ले और राज्यपाल को अंधेरे में रखें। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अगर राज्यपाल राज्य के प्रशासन से जुड़ी कोई भी जानकारी मांगते हैं तो मुख्यमंत्री को वो जानकारी देनी ही होगी। वो इनकार नहीं कर सकता? नहीं, वो बाध्य है। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प क्लॉज है। क्या है वो? मान लीजिए किसी मंत्री ने अपने स्तर पर कोई बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन उस पर पूरी कैबिनेट ने चर्चा नहीं की है। अच्छा, अकेले फैसला ले लिया। हाँ, तो राज्यपाल को अगर ये बात पता चलती है तो वो मुख्यमंत्री से कह सकते हैं कि इस फैसले को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने चर्चा के लिए रखो। वाह, ये तो एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस का शानदार उदाहरण है। हाँ, ताकि कोई एक मंत्री या खुद मुख्यमंत्री सिस्टम को हैक न कर सके। एग्जैक्टली, यही तो संविधान की खूबसूरती है। बिल्कुल। अब उस बिंदु पर आते हैं जिसने इस सेशन की शुरुआत में हमारा ध्यान खींचा था। जी, वो 6 महीने का नियम, द 6 मंथ रूल। ओहो, हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि कोई व्यक्ति बिना चुनाव जीते, विधायक बने बिना 6 महीने तक मुख्यमंत्री बन सकता है। जी, क्या नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री का विधायक होना अनिवार्य नहीं है? ये असल में कैसे काम करता है? देखिए, ये अक्सर लोगों को हैरान करता है और ये एक बड़ा ट्रैप है। संविधान का अनुच्छेद 164(4) आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 इसकी इजाजत देता है। कैसे? मान लीजिए कि चुनाव हुए, एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया, ठीक है, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा नेता था, जिसे सब मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, वो अपनी खुद की सीट से चुनाव हार गया। हाँ, ऐसा कई बार हुआ है राजनीति में। बिल्कुल हुआ है। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ जिसने चुनाव ही नहीं लड़ा था। तो क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है कि जिसे जनता ने नकार दिया या जिसने चुनाव ही नहीं लड़ा वो राज्य चलाए? देखिए, इसीलिए तो 6 महीने की समय सीमा रखी गई है। अच्छा। राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उस दिन से एक 6 महीने की घड़ी, एक क्लॉक टिक टिक करना शुरू कर देती है। उन 6 महीनों के भीतर उस गैर सदस्य मुख्यमंत्री को जनता का जनादेश यानी मैंडेट हासिल करना ही होगा। मतलब उसे चुनाव जीतना पड़ेगा। हाँ,
उसे या तो कहीं उपचुनाव बाय इलेक्शन लड़कर विधायक यानी एमएलए बनना होगा, ओके। या फिर अगर राज्य में विधान परिषद है लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे कि बिहार में है, हाँ, बिहार में बाइकैमरल है। बिल्कुल, तो उसे विधान परिषद का सदस्य यानी एमएलसी बनना पड़ेगा। और अगर वो 6 महीने में सदस्य नहीं बन पाता तो मान लीजिए वो चुनाव हार गया दोबारा। तो जैसे ही 6 महीने पूरे होंगे उसे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तुरंत। जी, वो एक दिन भी ज्यादा मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं रह सकता। ये नियम ये सुनिश्चित करता है कि कुछ समय के लिए राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए छूट तो मिले। हाँ, ताकि सरकार चलती रहे। एग्जैक्टली। लेकिन अंततः सत्ता उसी के हाथ में रहे जिसे विधायिका का हिस्सा बनने का अधिकार मिला हो। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन शक्तिशाली नियम है। बिल्कुल, और व्यक्तिगत बनाम सामूहिक उत्तरदायित्व का जो अंतर है वो भी यहीं से जुड़ा है। हाँ, अगर हम इस पूरी चर्चा को मेंस परीक्षा संवर्धन और अल्ट्रा रिवीजन के लिए एक जगह समेटें जी, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो मैं छात्रों के नोट्स के लिए अल्ट्रा रिवीजन ग्रिड को तेजी से आपके सामने रखता हूं। बिल्कुल, मैं एक एक करके बुलेट पॉइंट्स में बीपीएससी के सारे ट्रैप्स को डिकोड कर दूंगी। शानदार। तो पहला पॉइंट, मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है। गलत। निर्वाचित नहीं बल्कि उसकी नियुक्ति होती है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। राइट। दूसरा, उसका एक फिक्स्ड 5 साल का कार्यकाल होता है। ये भी गलत। निश्चित कार्यकाल नहीं बल्कि ये विधानसभा में बहुमत पर आधारित होता है, प्लेजर ऑफ गवर्नर। तीसरा, सरकार राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होती है। बिल्कुल नहीं, सरकार सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। चौथा, मंत्री बनाने की कोई सीमा नहीं होती, असीमित ताकत। एकदम गलत। 15% का नियम लागू होता है 2003 के 91 संशोधन के बाद से। और आखिरी, कुर्सी पर बैठने के लिए पहले दिन ही विधायक होना जरूरी है। ये भी ट्रैप है। 6 महीने का नियम बाद में सदस्य बनने का एक मौका देता है। बहुत बढ़िया। ये समरी वास्तव में इस पूरे जटिल ढांचे का निचोड़ है। जी, मुख्यमंत्री नीतियां बनाता है, पॉलिसी ड्राइवर होता है, प्रशासन चलाता है और राज्य को राजनीतिक स्थिरता देता है, पॉलिटिकल स्टेबलाइजर। बिल्कुल। लेकिन वो ये सब एक ऐसे सिस्टम के अंदर रहकर करता है जो लगातार उस पर निगरानी रखता है। सही बात है। हर नियम के पीछे एक बहुत गहरा कारण है, चाहे वो सामूहिक उत्तरदायित्व हो या जंबो कैबिनेट को रोकना। बिल्कुल मैम। और इसी गहरी समझ के साथ हम आज के इस सेशन के अंत तक आ पहुंचे हैं। जी, मैं सभी छात्रों को सलाह दूंगा कि आप अनुच्छेद 164, 15% के नियम और 6 महीने के नियम को अच्छे से रिवाइज कर लें। हाँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जाने से पहले मैं एक प्रोवोकेटिव थॉट आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। एक ऐसा विचार जिस पर आप खुद गहराई से सोच सकें। जी। हमने आज देखा कि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख है। जी। उसके पास नीतियां बनाने, मंत्रियों को हटाने और पूरे राज्य का खजाना खर्च करने की ताकत है। बिल्कुल है। लेकिन क्या वाकई ये ताकत सिर्फ उस एक व्यक्ति के पास है? अच्छा सवाल है। या फिर सत्ता का असली रिमोट कंट्रोल उन 122 विधायकों की सामूहिक मुट्ठी में है, जो किसी भी दिन, किसी भी पल एक अविश्वास प्रस्ताव लाकर उस सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को शून्य पर ला सकते हैं? सोचने वाली बात है। एक व्यक्ति के पास है या सामूहिक रूप से विधानसभा के पास? असली बाहुबली कौन है, इस पर विचार कीजिएगा। बिल्कुल, और हमारी ये बिहार पॉलिटी मास्टर सीरीज अगले सेशन में भी जारी रहेगी। जी, तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार मैटर्स की तरफ से आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। धन्यवाद।